students होंगे, they will join the class. Uh, the last class के अंदर मानिया अरिया बेटा you were absent. We completed the topic opportunity cost and how opportunity cost varies with the economic agents such as when the producer, consumer, and government considers the opportunity cost and what are the different situations in that or in which producer, consumer, and the government considers the opportunity cost. हमने वो topic पढ़ लिया था. Now moving ahead to the topic that is known as types of business activity. See, so we are heading towards another topic that is of O levels और उसकी reflection हमारे पास O level से AS में आ रही है. But it's a basic topic. I know जो commerce student है उनको ये बहुत आसान topic लग रहा होगा, but still we have some science student, so we need to start from the scratch. तो हम इसमें से इस topic को भी cover करेंगे. So can you tell me how many types of business activity are there in an economy? Do you know? Any idea? Anyone? Three. Okay, according to Mania, it's three. Jivita Ariba, Salman, Ahmed Usmani. How many types of business activity are there in an economy? अब इस चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करें कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या है. लेट्स टेक अ रैंडम एग्जांपल कि हम देखते हैं कि some people or some individuals are involved in the basic activities such as farming, they have poultry farm, or they are involved in fishing. ठीक है, they have fishery businesses और कुछ businesses होते हैं जो कि coal miners होते हैं, oil drilling businesses होते हैं हमारे पास. तो ये हमारे पास जो एक्टिविटी है इसका मतलब है कि कुछ लोग बिल्कुल बेसिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है. दे आर फार्मर्स, दे आर इन्वॉल्व इन कोल माइनिंग एंड ऑल. इसी तरीके से कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि आपके रिलेटिव फैमिली के अंदर भी होंगे कि जो फैक्ट्री को ओन करते हैं. दे हैव फैक्ट्री, दे हैव प्रोडक्शन यूनिट्स एंड दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. वो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं. इसी तरीके से भी हैव फर्नीचर फैक्ट्रीज एंड ऑल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के मैन्युफैक्चर. इसी तरीके से हमारे पास कुछ लोग और होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर होते हैं. ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. ठीक है, दे आर प्रोवाइडिंग क्लियरिंग एजेंसीज जो कस्टम्स वगैरह से क्लियर करते हैं गुड्स को, कंटेनर्स को, कंसाइनमेंट्स को. इसी तरीके से भी हैव बैंकर्स बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं. इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो कि इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है. सो बेसिकली वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी. ऐसा नहीं है कि एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे लोग जो हैं वो फार्मर्स हैं और बिल्कुल बेसिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, और या फिर सारे के सारे लोग जो हैं वो फीस लगा के दे आर नोन एज ए प्रोड्यूसर. और सारे ऐसे भी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि तीनों कैटेगरीज में से किसी एक का रेशो ज्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो अर्निंग थ्रू देयर पर्टिकुलर वन बिजनेस एक्टिविटी. So let's start our today's topic, that is types of business activity. तो हमारे पास थ्री टाइप की बिजनेस एक्टिविटी जिसके अंदर सबसे बेसिक एंड द फर्स्ट बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी. नाउ व्हाट इज प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी, इस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा. प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज द बेसिक एक्टिविटी, या फिर आप कह सकते हैं कि दीज आर द बिजनेसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द extraction of natural resources. ये वो बिजनेसेस हैं जो कि बिल्कुल बेसिक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, या फिर ये वो सारे बिजनेसेस हैं जो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं फार्मिंग की. if farming is known as the basic activity. Second, आप कह सकते हैं coal mining. Coal mining is also categorized as the primary business activity. Oil drilling businesses जो oil extract करते हैं from the land, तो ये वो सारे business है. तो ये फार्मिंग, कोल माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग, these are known as the basic activities. और या फिर वो सारे businesses जो कि extraction of natural resources के अंदर involved. This is the first type of business activity that is known as primary business activity. Moving ahead to the second business activity that is known as secondary business activity. Now what is secondary business activity? Secondary business activity के अंदर जो businesses होते हैं they are involved in the production of goods, या फिर आप कह सकते हैं कि they are involved in the manufacturing of goods. So आप बार बार वर्ड अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स लिख रहे हैं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की जगह यू कैन यूज वर्ड मैन्युफैक्चरिंग एज वेल.
सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स दोनों का मतलब हमारे पास क्या सेम है। लेकिन नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर ये गुड्स कौन से हमारे पास, वर्ड जो यहाँ पे हमने गुड लिखा है या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है, तो व्हाट आर गुड्स हमारे पास। ये जो हमारे पास गुड्स हैं, दीज आर नोन एज द टैंजिबल गुड। टैंजिबल गुड की मैं बात कर रहा हूँ। नाउ व्हाट आर टैंजिबल गुड? टैंजिबल गुड हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर ये है कि वो सारे गुड्स जो कि आपके पास फिजिकली अवेलेबल है। नाउ व्हाट इज द वर्ड फिजिकली अवेलेबल? फॉर एग्जांपल, ये मोबाइल फोन, ये फिजिकली अवेलेबल है। फिजिकली अवेलेबल कैसे? बिकॉज being a consumer, being an individual, I can touch and I can feel a particular good. So that's why this is known as the physical good and the tangible good. इसी तरीके से we have this sanitizer bottle. तो ये जो सैनिटाइजर की बॉटल है, ये टैंजिबल गुड है क्योंकि मैं इसे टच कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। सो वो सारे गुड्स जो आपके पास फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं एंड एन इंडिविजुअल कैन टच देम और फील देम, दे आर नोन एज द टैंजिबल गुड्स। So secondary business activity only talks about and it is only related to the production of tangible goods. तो जो goods manufacturer हैं, producer of tangible goods हैं, in the category of the secondary business activity. तो आप tangible goods के अंदर हमारे पास example क्या है? For example, हम Toyota को consider कर सकते हैं कि Toyota is the car manufacturer. इसी तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं कि हैबिट हमारे पास जो है बिजनेस, वो क्या कर रहा है? हैबिट इज इन्वॉल्व इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुडन फर्नीचर। तो वो सारे गुड्स जो कि फिजिकली अवेलेबल हैं एंड यू कैन टच देम और फील देम, दे आर नोन एज द टैंजिबल गुड्स एंड द प्रोड्यूसर्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दीज टैंजिबल गुड्स, दे लाई इन द कैटेगरी ऑफ द सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी। फिर हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, दैट इज नोन एज टर्शरी बिजनेस एक्टिविटी। अब ये जो टर्शरी बिजनेस एक्टिविटी है, टर्शरी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं, they are involved in the provision of services. Now provision of services का मतलब क्या है? Provision of services का मतलब क्या है कि they are known as the service provider. गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, टैंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और जो सर्विसेज होती हैं, दे आर प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसेस। फॉर एग्जांपल, वेल्स कॉलेज इज प्रोवाइडिंग यू द एजुकेशनल सर्विस, ठीक है, ओ एंड ए लेवल्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करी आपको। इसी तरीके से वी हैव EFU लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दे आर प्रोवाइडिंग यू द इंश्योरेंस सर्विस। वी हैव नंबर ऑफ बैंक्स, HPL, बैंक का लवी, दे प्रोवाइड यू द बैंकिंग सर्विस। तो सर्विसेज हमारे पास जो प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं, they are known as intangible good. So why they are known as intangible good? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, आप अभी यहाँ पे यू आर एक्चुअली गेटिंग अ सर्विस फ्रॉम द वेल्स कॉलेज, ठीक है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आप वेल्स कॉलेज की फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं, तो यू आर गेटिंग द एजुकेशनल सर्विस फ्रॉम द वेल, आप उसे कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर यूटिलाइजिंग दिस फैसिलिटी। क्या आप इस फैसिलिटी को टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं? नहीं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, आपके पास मोबाइल नेटवर्क होगा, उसके अंदर इंटरनेट सर्विस होगी या फिर घर पे इंटरनेट कनेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग फाइबर और जितने भी ब्रांड्स हैं, those who are offering the internet service, so you are actually using the data, you are consuming the GBs and MBs provided by these businesses, but you cannot touch or feel the internet service. तो ऐसे सारे गुड्स जो कि हमारे पास फिजिकली अनअवेलेबल है, जिसको आप टच और फील नहीं कर सकते, दे आर नोन एज द सर्विसेज और द इंटैंजिबल गुड्स। अब ये जो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है सर, ये किन किन को प्रोवाइड की जाती है? बेटा ये दो लोगों को प्रोवाइड की जाती है। नंबर वन, इंडिविजुअल्स को। इंडिविजुअल्स का मतलब क्या? आप और मेरे जैसे लोग, कंज्यूमर्स हैं हमारे पास, और ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है टू द अदर बिजनेसेस एज वेल। कुछ बिजनेसेस होते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंकिंग सर्विस। तो बैंकिंग सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो कि इंडिविजुअल्स भी यूज करते हैं और बिजनेसेस भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अपना प्राइवेट अकाउंट भी होता है, और अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओनर ऑफ अ बिजनेस और इफ यू आर ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, तो वहाँ पे कंपनी का भी एक अकाउंट होता है। इसी तरीके से इंश्योरेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विस भी दोनों यूज कर रहे होते हैं लोग, अपनी पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाते हैं, और बिजनेसेस भी जो अपने फिक्स एसेट होते हैं एंड फैक्ट्री, और फॉर एग्जांपल ये जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कंसाइनमेंट्स वगैरह होते हैं सारे, तो पूरे जो कंसाइनमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो इंश्योर। तो कुछ सर्विसेज हैं जो कि दोनों यूज कर रहे होते हैं, कुछ सर्विसेज होते हैं जो कि सिर्फ इंडिविजुअल्स यूज कर रहे होते हैं, कुछ सर्विसेज होते हैं जो कि बिजनेसेस यूज कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है जो कि मैंने क्रिएट करी है, दैट इज नोन एज वेबकैट। अब नाउ वेबकैट किसके लिए स्टैंड करता है? W फॉर
warehouse. I for insurance. E for banking. C for communication. A for advertisement. And T for travel and transport. अब आते हैं, लेट्स ब्रेक डाउन वेयरहाउस फैसिलिटी। वेयरहाउस की फैसिलिटी को कौन यूज करता है? बिजनेसेस ओनली। कभी कोई इंडिविजुअल वेयरहाउस की सर्विस को या स्टोरेज प्लेसेस की सर्विसेज को यूज करता है? नहीं। जो फैक्ट्रीज होती हैं जो कि रॉ मटेरियल को स्टोर करती हैं, फिनिश गुड्स को स्टोर करती हैं, दे एक्चुअली नीड वेयरहाउस टू स्टोर देयर गुड्स। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस की सर्विस दोनों यूज कर रहे होते हैं, हमने डिस्कस किया। बैंकिंग सर्विस इंडिविजुअल बिजनेसेस दोनों यूज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन के अंदर मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, तो ऑफिसेज भी यूज कर रहे होते हैं, बिजनेसेस भी यूज कर रहे होते हैं और इंडिविजुअल्स भी यूज कर रहे होते हैं। एडवर्टाइजमेंट अगेन बिजनेसेस ओनली यूज करते हैं। कभी हमने किसी बंदे का तो बिलबोर्ड नहीं देखा, ठीक है। बिजनेसेस की एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट की प्रमोशन की एडवर्टाइजमेंट देखी हमने। और ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट अगेन दोनों यूज कर रहे हैं। प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है और देन वी हैव ट्रक्स एंड लॉरीज टू फॉर द बिजनेस ट्रांसपोर्ट एज वेल। तो टर्शरी जो सेक्टर है वो दोनों को टारगेट कर रहा होता है, इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को। इसी तरीके से सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर भी हमारे पास दो टाइप के गुड्स होते हैं ना, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल जो हम यूज कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, क्लोथ्स हो गए, शूज हो गए एंड ऑल। इसी तरीके से हमारे पास कुछ बिजनेसेस होते हैं, दे प्रोड्यूस द कैपिटल गुड्स एंड द प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, जो ट्रैक्टर्स हो गए। सो दीज आर यूज एंड कंज्यूम बाय द प्रोड्यूसर फॉर देयर एक्टिविटी, फॉर देयर ऑपरेशन। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैटरपिलर कंपनी। अब जो कैटरपिलर कंपनी है, आपने देखा होगा हर्ष पपीज पे जाके कि वहाँ पे कैट के शूज होते हैं। तो जो शूज होते हैं दे आर फॉर द कंज्यूमर्स, दे आर फॉर द इंडिविजुअल्स। और यही कैटरपिलर कंपनी है जो कि प्रोड्यूसर गुड बना रही है, बुलडोजर्स और मशीनरी बना रही होती है, हैवी मशीनरीज बना रही होती है फॉर दी अनदर प्रोड्यूसर। तो इस चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स के लिए, दोनों के लिए गुड्स बना रहे होते हैं। और टर्शरी सेक्टर के अंदर जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, दे ऑल्सो टारगेट्स बोथ प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। इज इट क्लियर? यहाँ तक साथ हो बेटा? Yes, sir. बेटा Yes, एवरीवन, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. सॉरी बेटा, इज इट क्लियर? स्पीकर ऑफ था, बता दें आप मुझे। Yes, sir. ओके, तो वी आर डन विद द थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? एनीवन? Sir, यस बेटा सुहेब। industrial to set up more industries. We set up more industries, that is industrialization. Anyone else? जी बेटा, anyone else? अहमद, सलमान, सुहेब, हरीबा, मानिया। मोर फैक्ट्रीज, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? मैं इसको थोड़ा सा बच्चों के तरीके से करवाता हूँ। देखो, इंडस्ट्री का मतलब क्या है? फैक्ट्री। फैक्ट्री किस में लगेगी? टर्शी में? नहीं। सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। प्राइमरी में? नहीं। किस में लग रही है? सेकेंडरी में। तो इंडस्ट्री का मतलब है फैक्ट्री, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन एन इकोनॉमी इज इंक्रीजिंग, या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ फैक्ट्रीज आर इंक्रीजिंग। तो जब फैक्ट्री इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी। तो सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज ग्रोथ इन द secondary activity in an economy is known as industrialization.
जब आपकी इकोनॉमी के अंदर नंबर ऑफ फैक्ट्रीज और नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ द सेकेंडरी गुड्स और जो गुड्स होते हैं हमारे पास उनके प्रोड्यूसर्स और फैक्ट्रीज इंक्रीज हो रही हैं, सो इट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो बढ़ रही हैं। इसकी एग्जांपल इस तरीके से कि टिल 2007 पाकिस्तान वाज नोन एज इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी, एंड पाकिस्तान के अंदर जो फैसलाबाद हमारे पास सिटी है, इट वाज एंड इट इज़ नोन एज द हब ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज सबसे ज़्यादा उसके अंदर है। फिर हमारे पास पावर सप्लाई एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू इंडस्ट्रीज कम हो गई, लेकिन फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट इस चीज़ को समझिएगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी। So when there is growth in the secondary business activity, it means simply means कि amount of factories or number of factories increase हो रही हैं, producer of the goods increase हो रहे हैं in economy, so this will be known as industrialization in an economy. So when there is a growth in the secondary activity, is known as industrialization. Then we have the concept of deindustrialization. Now what is the concept of deindustrialization? डी जो वर्ड है हमारे पास, इसका मतलब होता है ऑपोजिट, या फिर इसको हम अक्सर रेफर करते हैं टू द वर्ड नेगेटिव। व्हाई एंड हाउ, देखो हमारे पास एक्सेलरेशन है वर्ड साइंस के अंदर, आगे गाड़ी जा रही है फॉरवर्ड, डी एक्सेलरेशन के अंदर स्पीड कम हो रही होती है, एप्रिसिएशन के अंदर वैल्यू ऑफ समथिंग इंक्रीजेस, एंड डेप्रिसिएशन के अंदर वैल्यू ऑफ समथिंग डिक्रीजेस। तो री वैल्यू के अंदर वैल्यू बढ़ रही है, डी वैल्यू के अंदर वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। सो वर्ड डी रेफर्स टू द नेगेटिविटी एंड डी वर्ड स्टैंड्स फॉर द ऑपोजिट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जब सेकेंडरी एक्टिविटी कम हो इंक्रीज हो रही है, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर सेकेंडरी एक्टिविटी डिक्रीज हो रही होगी इन इकोनॉमी, और जो फैक्ट्रीज हैं इन इकोनॉमी वो फैक्ट्रीज भी क्या हो रही होंगी बेटा, कम हो रही होंगी। So industrialization refers to the growth in the secondary activity of an economy, and the word deindustrialization refers to the uh, fall in the industry या फिर recession in the factory sector of an economy. Is it clear? यहाँ तक समझ में आता है? Yes, sir. Is it clear, अरीबा बेटा? Yes. Okay, okay, बेस्ट हो गया। अब चलते हैं, हम आगे फॉरवर्ड बढ़ते हैं, फॉरवर्ड होते हैं इस तरफ। हमारे पास एक और चीज़ है, बेसिक टॉपिक, बेसिक थिंग इससे रिलेटेड, वो है हमारे पास structural change. Now what is structural change? We have three types of business activity: primary, secondary and tertiary. अब structural change से पहले हम एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास we have three types of economic system, we have three type of economies जो कि ग्रोथ के हिसाब से देखी जाती है। एक है अंडर डेवलप, एक है डेवलपिंग एंड एक है डेवलप। तो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी फार्मिंग, फिशिंग और बिल्कुल बेसिक एक्टिविटी के अंदर कौन सी इकोनॉमीज होंगी जो कि सारी की सारी क्या अंडर डेवलप। तो सीरियल लियोन और इस टाइप के जिम्बाब्वे और इस टाइप की जो कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, तो वो सारी की सारी किस में आती है, अंडर डेवलप। देन वी हैव सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी। सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, कौन सी इकोनॉमी में होगी, डेवलपिंग इकोनॉमी, जो कि ग्रोथ के फेस में, जिनकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है। जैसे आप कह सकते हैं कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी, ठीक है, इंडिया के अंदर सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। इसी तरीके से वी हैव बांग्लादेश, इमर्जिंग इकोनॉमीज है। और टर्शरी हमारे पास वो इकोनॉमी, टर्शरी वो वहाँ पे ज़्यादा होगी जहाँ पे इकोनॉमी डेवलप्ड होगी। तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उसके अंदर टर्शरी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो प्राइमरी जिस इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा है दैट इज नोन एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा दैट इज नोन एज डेवलपिंग इकोनॉमी, और टर्शरी इकोनॉमी, टर्शरी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा दैट इज नोन एज डेवलप्ड इकोनॉमी। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। So we have three types of business activity: primary, secondary and tertiary. अब इस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा कि ये जो प्राइमरी से शिफ्ट आता है इन दी सेकेंडरी और सेकेंडरी से शिफ्ट आता है इन टर्शरी। तो एट फर्स्ट इकोनॉमी वाज underdeveloped and the major proportion or the major contribution of the business activity in an economy was through primary.
कि इकोनॉमी के अंदर सबसे ज़्यादा लोग जो एम्प्लॉयड थे और सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करता था, जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता था, वो प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी करता था। अब फ्रॉम अंडर डेवलप्ड वो क्या हो गई है, डेवलपिंग। तो आप प्राइमरी से फोकस और प्राइमरी से इंपॉर्टेंस शिफ्ट हो गई टुवर्ड्स दी सेकेंडरी। इसी तरीके से एक इकोनॉमी थी जो कि सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट थी। कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट इन द सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी एक्टिविटी ज़्यादा था। अब वो सेकेंडरी से शिफ्ट हो गई टर्शरी की तरफ। सो ये जो हमारे पास शिफ्ट आ रहा है या ये जो हमारे पास चेंज आ रहा है, दिस चेंज इज नोन एज द स्ट्रक्चरल चेंज। ये कौन सा चेंज है हमारे पास बेटा? स्ट्रक्चरल चेंज है कि आप प्राइमरी से सेकेंडरी या सेकेंडरी से टर्शरी, अंडर डेवलप टू डेवलपिंग, डेवलपिंग टू डेवलप। सो दिस चेंज इज नोन एज स्ट्रक्चरल चेंज कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? Yes. जी बेटा, एवरीवन, आई नीड टू रिप्लाई ऑफ एवरीवन प्लीज। Yes, sir. Okay, so let's move ahead. Which business activity is more important? Ji beta, can you tell me which business activity is more important? Anyone? Ariba, Mania, Ahmed Usmani, Salman, Swaib. Which business activity is more important? Tertiary. Tertiary. Anyone else? Tertiary. Tertiary. Ji beta, Swaib. बेटा इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि यू कैन नॉट डायरेक्टली डिसाइड आपको टर्शरी अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है। Secondly, Tertiary is the business activity which provides the services to the businesses and the individuals. तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लॉ फर्म्स के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे वो जाहिर सी बात है स्किल्ड होंगे, और जब वो स्किल्ड होंगे तो इसकी वजह से आपको वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि प्रोवाइडिंग द सर्विस इज बेटर देन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड इन्वॉल्विंग इन द बेसिक एक्टिविटी सच एज फार्मिंग एंड ऑल। तो उसके अंदर इनकम भी ज़्यादा है, स्किल्स भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्वालिफाइड भी ज़्यादा होंगे लोग, ठीक है, स्टैंड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा, लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव होगा। सो दैट्स वाई टर्शरी सेक्टर इज मोर अट्रैक्टिव। लेकिन यू कैन नॉट डिसाइड कि डायरेक्टली दैट टर्शरी सेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इट वेरीज फ्रॉम वन इकोनॉमी टू अनदर इकोनॉमी। तो मैं इसके लिए कहता हूँ कि इट्स अ सिचुएशनल अप्रोच। ये हमारे पास कौन सी अप्रोच है बेटा? इट्स अ सिचुएशनल अप्रोच। It's a situational approach का मतलब क्या है कि it's a contingency approach. You need to consider the situation of an economy. You need to consider some factors. After that, you can decide that which business activity is important to our economy. अब Pakistan is known as agro-based economy. Why it is known as agro-based economy? क्योंकि एग्रीकल्चर के थ्रू हम जो है सरप्लस को एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है एग्रीकल्चर का जो आउटपुट होता है उसे हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो एग्रीकल्चर आउटपुट और फार्मिंग आउटपुट एक्चुअली contributes in the GDP of Pakistan. So that's why Pakistani economy is known as agro-based economy. So पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट क्या हो गई? प्राइमरी हो गई। इसी तरीके से अगर चाइना को देखें तो चाइना जो है वो एक इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी है और इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, मतलब एवरीथिंग जो है वो मेड इन चाइना, असेंबल्ड इन चाइना, मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइना। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी है हमारे पास। तो इट वेरीज फ्रॉम वन इकोनॉमी टू अनदर इकोनॉमी। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम चाइना, यूएस इकोनॉमिक सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। सो ये इकोनॉमी टू इकोनॉमी क्या कर रही है? वेरी कर रही है। सो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं बिफोर डिसाइडिंग द इम्पोर्टेंस एंड विच बिजनेस एक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट। सो सबसे पहले आपको देखना होता है दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट रेट इन द बिजनेस एक्टिविटी और द सेक्टर। सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड कौन से सेक्टर में? अगर फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा लोग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं, या इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं वो फैक्ट्रीज के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयड है, प्रोडक्शन हाउसेज के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयड है, या फिर लोग पीपल हैव द स्किल सेट एंड दे आर क्वालिफाइड इन स्किल एंड दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सर्विसेज। सो द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन द टर्शरी सेक्टर। सो यू हैव टू कंसिडर द एम्प्लॉयमेंट रेट कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है। अगर फॉर एग्जाम्पल 100% वर्किंग पॉपुलेशन में से 60% जो लोग हैं
that are employed in the primary business activity and they are connected to the primary business activity. तो simply उस economy के लिए important क्या हो गया बेटा? Primary business activity हो गई. इसी तरीके से you need to consider the output that is known as contribution in GDP. Now, what is GDP? GDP, goods and sold, goods and services produced within an economy. ठीक है, economy का economics का हमारे पास part है. तो GDP means gross domestic product. तो output contribution in GDP का मतलब हमारे पास ये हुआ कि हमें ये भी देखना होता है कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी का जो आउटपुट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसका सबसे ज्यादा आउटपुट कौन सा है और सबसे ज्यादा आउटपुट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किस पे कर रहा है. ठीक है, तो जीडीपी के अंदर जिसका सबसे ज्यादा आउटपुट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा वो बिजनेस एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो जाएगी फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द गवर्नमेंट. थर्ड हमारे पास है दैट इज टैक्सेस, रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. टैक्सेस इज नोन एज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. तो सबसे ज्यादा जो टैक्सेस सेक्टर पे करता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में, तो जो सबसे ज्यादा टैक्सेस पे करता है और जनरेट करता है रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, वो क्या हो जाएगा बेटा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा फॉर द गवर्नमेंट. एंड फोर्थ इज availability of resources. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है. दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज नोन एज एग्रो बेस्ड इकोनॉमी. तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, लैंड फर्टाइल है, क्लाइमेट सूटेबल है, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है, रेनफॉल है, ये सारी चीज़ें. तो इसकी वजह से हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है. दैट्स व्हाई वी आर इन्वॉल्व इन दी फार्मिंग एक्टिविटी एंड द प्राइमरी एक्टिविटी. इसी तरीके से किसी इकोनॉमी के पास वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो मशीनरी बहुत ज़्यादा है. सो दे कैन बी इन्वॉल्व इन दी सेकेंडरी एक्टिविटी एंड द प्रोडक्शन ऑफ गुड. इसी तरीके से किसी इकोनॉमी के पास ह्यूमन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल ज़्यादा है, क्वालिफाइड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, सो दे कैन इजीली प्रोवाइड द सर्विस. तो उसके अंदर हमारे पास उनके पास ह्यूमन कैपिटल की जो रिसोर्स है वो ज़्यादा है. So these are the four factors: employment rate, output, taxes, revenue for the government, and availability of resources. ये चार फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि विच बिजनेस एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी. इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, Salman, Saad, Suhaib. Okay. What about Salman? Is it clear? चले बेटा. Yes, sir. Moving ahead to the another topic. बिजनेस सेक्टर. अब आज बिजनेस सेक्टर को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू अ डायग्राम. ये हमारे पास एक सर्कल है एंड कंसिडर दिस सर्कल. ये हमारे पास पूरा 100% एरिया है और ये जो 100% है, दिस 100% इज ऑफ इकोनॉमी. और किसकी इकोनॉमी है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पाकिस्तान की. अब इसके अंदर मैंने एक डिवीजन बना दिया, एक सेक्टर बना दिया. सही. ये एरिया हमारे पास है 70% और ये हमारे पास एरिया 30%. मैंने 100 को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया इनटू टू डिफरेंट पोर्शन, 70% एंड 30%. अब इस चीज को यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा कि दुनिया में जितनी भी इकोनॉमीज है, दे आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट सेक्टर एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पोर्शन. हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, यूएस, यूके, जितनी भी इकोनॉमीज हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पोर्शन. ठीक है, अब उसका रेशियो वैरी कर सकता है, 70-30, 25, 75, 60, 40, कुछ भी कर सकता है वैरी कर सकता है. लेकिन जो पूरी इकोनॉमी है और इकोनॉमी के अंदर हमारे पास जो बिजनेसेस हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पोर्शन. अब ये जो 100% इकोनॉमी है, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं, जितने भी अवेलेबल बिजनेसेस हैं, उन सबको मैं कंसिडर कर रहा हूँ. अब उन बिजनेसेस को हमने दो पोर्शन के अंदर डिवाइड कर दिया. एक पोर्शन हमारे पास कहलाता है दैट इज नोन एज प्राइवेट sector of an economy, and the second one is known as the public sector of an economy.
एक हमारे पास प्राइवेट सेक्टर है और द सेकंड वन इज नोन एज पब्लिक सेक्टर. नाउ व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर, व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? Private sector is comprised of all those businesses that are owned and controlled by private individuals. हमने क्या क्या चीजें देखी? दो चीजें हमारे पास है कि प्राइवेट सेक्टर इज कंप्राइज ऑफ ऑल दोज बिजनेसेस, मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं उन सारे बिजनेसेस को कंबाइन करो. कौन से बिजनेसेस को कंबाइन करो? जो बेटा ओन और कंट्रोल होते हैं बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स. मतलब बिजनेसेस को ओन करना, ओनरशिप, रिसोर्सेज की ओनरशिप, बिजनेस की ओनरशिप इज इन द हैंड ऑफ द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल. का मतलब ये कि बिजनेस के रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग होगी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, बिजनेस के रिलेटेड जो डिसीजन होंगे वो सारे के सारे डिसीजन भी कौन ले रहे होंगे? बेटा प्राइवेट इंडिविजुअल्स ले रहे होंगे. तो क्या सर यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी? क्या गवर्नमेंट कुछ भी इंटरवीन नहीं करेगी? बेटा गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन करेगी. गवर्नमेंट विल जस्ट इंटरवीन फॉर द collection of taxes and for the implementation of laws. मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज प्राइवेटली ओन्ड कंस्ट्रक्शन कंपनीज हमारे पास नंबर हैं. साना ग्रुप है, सुमैया ग्रुप है, हमारे पास अल जदीद ग्रुप है. सो दीज आर नंबर ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड दे आर नोन एज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स. अब ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज कौन ओन कर रहे हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहे हैं. दे आर इन्वेस्टिंग प्राइवेटली, दे हैव प्राइवेट सोर्स ऑफ कैपिटल टू इन्वेस्ट. ठीक है, दे आर बाइंग द लैंड, दे आर बिल्डिंग द टावर्स. अब ये टावर्स बना रहे हैं, ऑफिसेज बना रहे हैं, उस लैंड के ऊपर उन्हें अपार्टमेंट्स बनाने हैं, बैंगलोज बनाने हैं, ट्रेड टावर बनाने हैं, डिपेंड्स ऑन देम. और उसको पूरा ओन भी वो खुद ही करते हैं, वो खुद ही फ्लैट्स को सेल आउट कर रहे हैं, ऑफिसेज को सेल आउट कर रहे हैं, बैंगलोज को सेल आउट कर रहे हैं एंड दे आर अर्निंग द प्रॉफिट. लेकिन टैक्सेस जो होंगे वो किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट को पे करेंगे. और गवर्नमेंट ने जो लॉस बना दिए, फॉर एग्जांपल आप हाई राइज बिल्डिंग इन एरियाज में नहीं बना सकते. आप हाई राइज बिल्डिंग कमर्शियल एरियाज के अंदर और जो है इंडस्ट्रियल एरियाज है उसके अंदर आप नहीं बना रहे हैं. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज और लॉस बना दिए वो सारे के सारे उनको फॉलो करने हैं. तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिजनेसेस को ओन करते हैं, दे कैन ओन, दे कैन कंट्रोल, दे कैन अर्न देयर प्रॉफिट, दे कैन अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. बट एक सर्टेन लिमिट है कि गवर्नमेंट ने जो एक लॉस और पॉलिसीज बना दी हैं और एक जो लीगल इन्वायरमेंट सेट कर दी है, सो दीज बिजनेसेस नीड टू फॉलो दैट. और सेट ये है प्राइवेट सेक्टर. इसी तरीके से वी हैव द सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटी और सेकेंडरी प्राइमरी सॉरी पब्लिक सेक्टर. सो पब्लिक सेक्टर इज comprised of all those businesses that are owned, controlled, and accountable to government. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास वो सारे बिजनेसेस थे जिनको ओन और कंट्रोल कौन करता था? प्राइवेट इंडिविजुअल्स. पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे पास जो बिजनेसेस हैं उनको ओन कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. मतलब ओनरशिप रिसोर्सेज की, बिजनेस की ओनरशिप किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है. कंट्रोल, हु विल टेक द डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेसेस? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के इंडिविजुअल्स. एंड अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कि अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट हमेशा मिनिस्टर्स को एंड इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करती है टू लुक आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ दीज बिजनेसेस. पीआईए के हमारे पास डायरेक्टर्स हैं, पाकिस्तान स्टील मिल के डायरेक्टर्स हैं. तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स क्या है? बेट्स कॉलेज इज अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट स्कूल है हमारे पास, प्राइवेट कॉलेज है. देन वी हैव नंबर ऑफ बिजनेसेस. इसी तरीके से हमारे पास एचबीएल है, प्राइवेट है हमारे पास. देन वी हैव के इलेक्ट्रिक जो कि पब्लिक था, प्राइवेट हो गया, तो प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है.
पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे पास क्या है, पीआईए, स्टील मिल, हमारे पास सुई गैस, ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस हैं, वापडा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उन्हें अपॉइंट करती है मिनिस्टर्स एंड इंडिविजुअल्स टू लुक आफ्टर द ऑपरेशन। तो अगर इसके अंदर कोई भी इशू होता है या कुछ भी होता है, तो जो अपॉइंटेड मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स एंड इंडिविजुअल्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट। तो उसके अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं या कुछ भी इशू हो रहा है, तो गवर्नमेंट को जवाब दे वो लोग हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर लॉस हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो यू हैवंट बोरोड द अमाउंट और यू आर नॉट रनिंग द बिजनेस ऑन अदर्स अमाउंट और अदर्स फाइनेंस, आपका अपना सब कुछ है, सो यू आर नॉट अकाउंटेबल, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई आप लॉस को वायलेट करते हो या कुछ होता है आपके बिजनेस से इशू होते हैं, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, बट यू आर नॉट अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट इफ देयर एनी लॉस। सही। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर अकाउंटेबिलिटी का हमारे पास डिफरेंस है। अब यहाँ पे वी नीड टू डिस्कस द फीचर्स एंड इंडिकेटर्स। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि वेनेजुला एक कंट्री है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर बिजनेस है XYZ, तो आप लोग क्या इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि आइदर द बिजनेस इज प्राइवेट सेक्टर बिजनेस और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन? नहीं, you need some indicators in order to identify either the business operates in private sector or in public sector. तो आज हम indicators को understand कर लेते हैं। Indicators क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले you need to look at the objectives के objectives क्या हैं। Secondly, you need to look at the method of operation कि how they operate. Third, you need to look at the ownership and कंट्रोल कि बिजनेस को ओन और कंट्रोल कौन करता है। फोर्थ, यू नीड टू लुक एट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कि हु इज डूइंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू whom to produce. And the last thing, how business behave, that is known as the business behavior. ऑल सेट, क्लियर है? तो आज हम देखते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की क्लासिफिकेशन। प्राइवेट सेक्टर में कौन कर रहा होगा और पब्लिक सेक्टर में कौन कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड एफिशिएंसी। जगह कम है तो EFF एफिशिएंसी। तो प्राइवेट सेक्टर ये कहता है कि एफिशिएंसी हम लेकर आए in our process, so the process can become efficient and we can cut down the cost in order to maximize the profit. So जितने भी private sector businesses होते हैं, the primary and the basic objective to take the risk and to start the business is to maximize the profit. लेकिन पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का क्या होता है? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड नीड, वेलफेयर एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। सही है? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और वेलफेयर करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस। मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस मेजरली या फिर जिनके पास फाइनेंस नहीं होता वो लेबर के थ्रू ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन मेजरली दे ऑपरेट थ्रू कैपिटल एंड दे वोंट बी हेजिटेट और फील हेजिटेट फ्रॉम शिफ्टिंग टू लेबर टू कैपिटल इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि उनको तो कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करनी, वो थोड़ी सोच रहे हैं कि बेरोजगारी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। वो तो कहेंगे कि वी नीड टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट एंड वी नीड आवर प्रोसेसेस एफिशिएंट, so they are going to use machinery in their production lines in order to make a product. So usually they operate through capital intensive method of operation. और public sector जो है they usually operate through labor intensive method of operation. क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर का एक एम होता है कि वी आर रनिंग अ बिजनेस एंड वी ओन अ बिजनेस, सो थ्रू आवर बिजनेस एक्टिविटी वी आर गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। दैट्स व्हाई पीआईए लॉस फेस कर रहा था इतने टाइम से, ठीक है, अब कुछ रिकवर हुआ है। तो पीआईए क्यों लॉस फेस कर रहा था? क्योंकि पीआईए इज पब्लिक सेक्टर बिजनेस, गवर्नमेंट ओन बिजनेस। पीआईए हमारे पास प्लस जो है उसके अंदर इशू ये आ रहा था कि वी हैव 2200 नंबर ऑफ वर्कर्स, एक्सेस वर्कर्स हैं, ओवर स्टाफिंग भी। तो अगर एक गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस ही अपने ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में से डीलेयर करता है, लोगों को डाउनसाइज करता है, रिडंडेंट करता है, सो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को ही वायलेट कर रहा होगा जिसकी वजह से वो ऑपरेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई पीआईए इस चीज़ को चला रहा था और लॉसेस फेस कर रहा था। तो यूजुअली जो पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस होते हैं वो लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ को प्रमोट कर रहे होते हैं। दे यूजुअली हायर मोर वर्कर्स बिकॉज दे हैव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ओनरशिप एंड कंट्रोल हमने पढ़ा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर किसके पास होती है बेटा? इंडिविजुअल्स के पास होती है। और पब्लिक सेक्टर में ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इज इन द हैंड ऑफ
गवर्नमेंट. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अगेन प्राइवेट सेक्टर में कौन करता है? इंडिविजुअल करते हैं. इंडिविजुअल्स ओन करते हैं बिजनेस को. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस. पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस करना है, किन के लिए प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है. एंड बिजनेस बिहेवियर, अब इस चीज को अंडरस्टैंड करिएगा कि बिजनेस बिहेवियर क्या है. बिजनेस बिहेवियर का मतलब क्या है कि हाउ बिजनेस ऑपरेट्स इन अ मार्केट. व्हाट इज अ बिजनेस बिहेवियर? प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. And private sector has an objective to make their processes efficient and to maximize the profit. So profit कब maximize होता है? When there is a demand in the market. So they actually look at the market mechanism which is known as the demand and supply. तो जिस चीज़ की डिमांड होगी, प्रोड्यूसर इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड. उसी चीज़ की सप्लाई करेगा जिस चीज़ की डिमांड है, बिकॉज ही वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड ही वांट्स टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स एंड डिमांड. लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है, कभी हमने ये नहीं देखा कि कोई गवर्नमेंट बिजनेस लग्जरियस प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, लोगों की डिमांड को फुलफिल करने की चीज़ें बना रहा है. वो हमेशा फोकस करेंगे ऑन दी बेसिक नेसेसिटीज एंड ऑन द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन एन इकोनॉमी. तभी तो हमारे पास ये सारे जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, गैस इस रेलवे और ये सारी चीज़ें शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, सो दैट द प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर बाय चार्जिंग ओवर प्राइस या हाई प्राइसेस. तो बेटा ये हमारे पास प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर है. इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आता है टू एवरीवन? Yes, yes, sir. Yes, sir. जी बेटा. सलमान, अहमद. Yes, sir. Clear. अच्छा, अब इस चीज़ को समझ लो कि एक छोटी सी चीज़ है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. एक हमारे पास है विच इज नोन एज फ्री मार्केट, which is also known as market. Second is planned, and the third is known as mixed economy. So we have three different types of economies, economic system: free market, planned economy, and mixed economy. फ्री मार्केट के अंदर हमारे पास क्या है? फ्री मार्केट के अंदर हमारे पास 100% प्राइवेट सेक्टर है. मतलब वहाँ पे कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी बिजनेसेस आर नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. मतलब देयर इज नो गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस इन एन इकोनॉमी. दिस इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी. देन वी हैव प्लान्ड इकोनॉमी. इसका मतलब क्या है? 100% पब्लिक है, 100% गवर्नमेंट के पास बिजनेस है, ठीक है. और मिक्स का मतलब क्या है? वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. तो ना दुनिया के अंदर फ्री मार्केट एग्जिस्ट करती है, ना प्लान इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं. वी हैव ओनली मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम लेफ्ट इन आवर वर्ल्ड. तो जितनी भी इकोनॉमीज हैं दे बिलोंग टू द मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम. तो प्लान किसी ज़माने के अंदर जब 100% कम्युनिस्ट और ये सारा केस था, तो चाइना वॉज प्लान इकोनॉमी. ऑल द रिसोर्सेज एंड बिजनेसेस वर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द पीपल ओवर देयर. लेकिन अब हमारे पास ये केस नहीं है. अब दुनिया के अंदर हमारे पास मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है. We have private and the government producers both in an economy. So we are done for today. ठीक है, तो हमने जो है बिजनेस सेक्टर को और टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन इनिशियल बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लिया. नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक द स्क्रीनशॉट so that we can end the class for today. Thank you. Screenshot लेने. This is page number 1 for our today's class. This is page number 2 for today's class. Page number 3. Are you all done with the screenshot, beta? Ariba, Mania, Ahmed, Saad, Salman. Yes, sir. Yes, sir. Okay, beta. So I'm done with
done for today. See you in the next class. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.